वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमें √5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो आज की क्लास में हम एकदम आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे ताकि आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझाने का प्रयास करते हैं और क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और ये सवाल थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन अगर यदि आप उसका प्रयास करते हैं तो आप इसे कर ले जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो जो हमारा है कि क्वेश्चन क्या है कि एक बार हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो आज की क्लास में हम एकदम आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें लिखा है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम इसका उल्टा यहाँ पर हम मानकर चलेंगे। यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, उसी प्रकार आपको करना है। यदि आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके यहाँ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर √5 नहीं, चाहे √3 हो, चाहे √7 हो, चाहे √11 हो, मतलब चाहे जो हो, सब में आपको प्रोसेस बस यही करना है। बस वहाँ पर अंक मतलब चेंज रहेंगे। जैसे यहाँ पर 5 है, यदि वहाँ 7 आ गया तो 7 रहेगा, यदि 3 आ गया तो 3 रहेगा, यदि 11 आ गया तो 11 रहेगा। तो मतलब हम एक समझाएंगे और उसी प्रकार आप सब कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना √5 एक परमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे कि माना √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। यदि इतना आप कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि √5 बराबर P/Q। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसे हम माना है, क्या माना है कि √5 एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि √5 बराबर P/Q। यहाँ पर P/Q नहीं, आप चाहे A/B चाहे C/D मतलब चाहे जो यहाँ पर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर परमेय संख्या की जो शर्त होती है हमारी, वह क्या मतलब कि इसे हम P/Q, इसे हम मतलब क्या माना है, इसे हम लिखेंगे कि यहाँ पर जहाँ P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जहाँ P Q एक सह अभाज्य पूर्णांक हैं और यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0। यदि Q 0 हो गया तो यह एक परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि P में अगर बटे में 0 आ जाएगा तो उसका मान 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इतना आप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। यहाँ थोड़ा सा कठिन मतलब ये सवाल लंबा जाएगा, लेकिन यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसका यहाँ पर आपका क्या करेंगे, यहाँ पर बटा नहीं है मतलब कुछ नहीं लिखा तो एक यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा और इसका आपस में गुणा होगा। नहीं, यहाँ पर देखिए इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा, बस यही इतना गुणा होगा। क्योंकि यहाँ पर हम मतलब प्लस माइनस तो बीच में कुछ लगा नहीं है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है, तो वही करेंगे काम है हमें यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि √5Q हो जाएगा बराबर P। अब यहाँ पर देखिए हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर √ हटाना है यहाँ से। तो √ कब हटेगा? यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर √ हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है। तो जो करेंगे हम दोनों पक्षों में करेंगे। तो यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मतलब पहले एक लाइन हम लिख देते हैं, √5Q का होल स्क्वायर बराबर P²। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि एक मतलब स्क्वायर से √ यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर Q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में होगा। तो यहाँ पर 5Q² हो जाएगा बराबर P²। हमें इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, अभी हमें आगे काम देगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या
क्या लिखा है कि मतलब कि ये लिखा है कि 5q² बराबर p²। तो यहाँ पर देखिए 5 क्या है कि गुणा में है, तो उसे हम यहाँ पर बटे मतलब बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए q² बराबर p² बटे 5। देखिए इतना हम कर लिए। अब यहाँ पर देखिए कि यदि बटे में कोई संख्या लिखी है तो उससे वह विभाजित हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर हमें अगली लाइन में यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर जो p² है वो 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे 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 चूंकि क्या लिखेंगे कि p² यदि p² 5 से विभाज्य है सॉरी यहाँ पर है रहेगा है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम a मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या लिखा कि यह लिखा कि p² 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर आप समझते चलिए बस। तो यहाँ पर देखिए अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मानेंगे कि p बराबर 5x। यहाँ पर आप x m n मतलब कोई भी यहाँ पर आप कोई भी जो है चर पद यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम क्या मानेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि जहाँ x बराबर, आपको यहाँ लिखना होगा ना कि आपने x यहाँ पर क्या माना है। तो जहाँ x बराबर कोई धन पूर्णांक होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ x बराबर कोई धन पूर्णांक, मतलब धन पूर्णांक मतलब यहाँ पर 4 5 मतलब कोई भी कुछ भी संख्या मतलब यहाँ पर होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि धन पूर्णांक। अब इसका देखिए हम फिर पुनः दोनों पक्षों का मतलब वर्ग करेंगे। यहाँ पर देखिए कि क्यों वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें वर्ग कर देंगे तो यहाँ p² हो जाएगा, और p² का मान यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से क्या है कि p² का मान 5q² है, तो वही चीज हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इतना आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा, और ये 5 बचे 25x² हो जाएगा ना, x² हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से p² का मान रखने पर, अब यहाँ पर अगली लाइन में लिखेंगे कि समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से p² का मान रखने पर, p² का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 में p² का मान क्या है कि 5q²। तो यहाँ पर p² की जगह पे हम क्या लिख देंगे कि 5q² लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 25x²। अब देखिए इधर 5 गुणे में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर q² क्या हो जाएगा कि बटे में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25/5, क्योंकि ये 5 बराबर मतलब इधर गुणे में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, और यहाँ पर x² है तो ये इससे कट गया। यहाँ पर क्या बचा 5, क्योंकि 5 बचे क्या होता है 25। अब देखिए q² बराबर 5x²। अब देखिए यहाँ पर x² यहाँ पर गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा q² बटे 5 बराबर x²। अब यहाँ पर आप लिखेंगे वही जो काम आपने यहाँ लिखा था कि p² 5 से विभाज्य हो तो p भी 5 से विभाज्य होगा, तो वही काम आप यहाँ भी लिखेंगे कि q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या माना था कि जहाँ q, यहाँ पर पहले आप समझिए कि
हमने यहाँ पर क्या माना था कि जहाँ पी और क्यू एक सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जो मतलब कि खुद से कटे और अन्य दो संख्याओं से कटे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि आपको 4 काटना है, तो चार कैसी संख्या है कि सहअभाज्य संख्या है, तो वो किससे कटेगी? 2 से भी कटेगी, खुद से कटेगी और किससे कटेगी? और वह 1 से भी कटेगी। तो यहाँ पर आप पहले इसको समझिए। यहाँ पर देखिए कि इसका अब अगली लाइन में पहले आप लिखेंगे, यहाँ पर अगली लाइन में क्या लिखेंगे कि जहां पी, पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे संबंध ए और बी से, इसको हम ए मतलब बी मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे संबंध ए और बी से। यहाँ पर लिखेंगे कि संबंध ए तथा बी से आपको क्या प्राप्त है कि पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पी क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे कि जहां पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो मतलब नहीं है, तो अभी आपने क्या माना था कि यह एक सहअभाज्य संख्या मतलब पूर्णांक है, और यहाँ पर आपने क्या सिद्ध कर दिया कि तथा पी और क्यू, क्योंकि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया ना, तो यहाँ पर पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो यह हमारी मतलब गलत अवधारणा के कारण यह प्राप्त हुआ। तो आप क्या लिखेंगे कि यह हमारी गलत अवधारणा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि मतलब एक लाइन हमसे यहाँ मिस्टेक हो गई कि यह विरोधाभास, आप पहले लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण क्या लिखेंगे कि यह विरोधाभास, यहाँ पर आप लिख देंगे कि विरोधाभास हम यहाँ लिख दे रहे हैं, विरोधाभास। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए का चिन्ह इस तरह बनता है, इसलिए कि क्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आपने इतना देख लिया, तो चलिए हम एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 या अंडर रूट 7 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आपको सिद्ध करना होगा। तो आप सबसे पहले क्या मानेंगे कि हमें मतलब उल्टा लेकर चलना है। तो यहाँ पर आप मानेंगे कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसे आप इतना मान लेंगे। तो आप यदि जानते हैं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें, और पी क्यू नॉट इक्वल टू बराबर 0, मतलब क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो वही चीज हमने यहाँ पर किया है कि अंडर रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी क्यू एक सहअभाज्य पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि हमें यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर बराबर के उस तरफ है, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका गुणा हमने इसमें कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया कि अंडर रूट 5 क्यों बराबर पी। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट हमें 5 इसको हटाना है, तो यदि अंडर रूट 5 हटाना है तो हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा, तभी अंडर रूट 5 यहाँ से हटेगा। तो वही काम हमने कर दिया कि दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वर्ग कर दिया। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इतना आप लिखेंगे। तो यहाँ पर जब देखिए वर्ग करेंगे तो अंडर रूट ये स्क्वायर से यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर के गुणांक में यदि यहाँ पर 5 लिखा है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बराबर के उस तरफ ले गए, तो हम यहाँ पी स्क्वायर बटे 5 लिखे बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे कि चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। इतना लिखने के बाद आप इसको संबंध 1 बना लेंगे।
अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि माना, यहाँ पर लिखेंगे कि माना, फिर से यहाँ पर लिखेंगे कि माना p बराबर 5x, x की जगह पर आप कोई भी चर पद मतलब कि x y z a to z मतलब ए से लेकर जेड तक आप चाहे जो भी यहाँ लिख सकते हैं। अब उसके बाद लिखेंगे कि जहाँ x बराबर कोई धन पूर्णांक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जहाँ x बराबर कोई धन पूर्णांक है। अब यहाँ पर देखिए यदि हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो हमें पी स्क्वायर का मान जो हम यहाँ समीकरण 1 माने थे वहाँ से हमें पी स्क्वायर का मान यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए हमने वही काम कर दिया कि पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो पुनः दोनों पक्षों का वर्ग हमने कर दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी जगह पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 5 = 25 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमने समीकरण 1 माना था कि 5q² बराबर p स्क्वायर, तो यहाँ पर p स्क्वायर का मान हमने समीकरण 1 से रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5q² बराबर 25x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप क्या देखेंगे, यही देखेंगे कि 5q² के गुणांक में 5 है तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर बटे में चला गया तो यहाँ पर क्या था 25/5, तो मतलब 5 से या 25 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा कि q² बराबर 5 यहाँ पर बचा। यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर क्यू स्क्वायर बचा है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 5 है, तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो काम आपने यहाँ किया था कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, तो वही काम आप यहाँ भी करेंगे कि क्यू स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो क्यों भी 5 से विभाज्य होगा और इसे आप संबंध बी बनाएंगे। तो इतना काम आपको करने के बाद आप लिखेंगे कि संबंध ए तथा बी से आपको क्या प्राप्त हुआ कि पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसका क्या मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कि इसका गुणनखंड मतलब कि इसके गुणे में मतलब इससे भाग चला जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पी तथा क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है और आप यहाँ लिखेंगे कि जहाँ पी तथा क्यू एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, और आपने यहाँ पर क्या माना था कि जहाँ पी तथा क्यू एक सहअभाज्य संख्या या पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यह विरोधाभास, आप यहाँ लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, अतः या इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा यहाँ पर लंबा प्रोसेस है इसका, तो यदि आप इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार कर लेते हैं तो आपकी यह समझ में एकदम आ जाएगा। तो इसमें मतलब कोई इतना कठिन मतलब नहीं है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है और मुझे उम्मीद है कि आपके यह समझ में आ गया होगा। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यह मतलब क्वेश्चन सवाल कैसा लगा, और हमारे सेशन को लाइक कर देना। और हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में।